उपचुनाव के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू। विटामिन बी की खुराक का समय नजदीक। 2 नवंबर को ईवीएम से निकलेगी जीत हार। महंगाई ने बढ़ाई टेंशन, उलटफेर की भी अटकल। ये दो तस्वीरें उपचुनाव में हो रही बहसों की वजह है। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में 4 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी। अब स्ट्रांग रूम में बंद ईवीएम को काउंटिंग का इंतजार है, यानी मतदान के नतीजों पर अब नजरें टिकी हुई हैं। 2 नवंबर को मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के साथ रैगांव, पृथ्वीपुर और जौबट विधानसभा सीट पर जीत हार का फैसला होना है। सवाल यही है कि जीतेगा कौन, क्योंकि दावे तो दोनों ही दल कर रहे हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कई भ्रम तोड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बूथ पर, जमीन पर जो मेहनत की है, इसके आधार पर मैं कहता हूं कि इस चुनाव में, एक लोकसभा और 3 विधानसभाओं के चुनाव में इतिहास बनेगा। हम ऐतिहासिक बहुमत से जीते। मतगणना में मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का जब हर वर्ग तरफ से ये मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर अपने सामने रख के सच्चाई का साथ देगी और हम चारों सीटों में विजयी होंगे। जीत के इन दावों के बीच एक नजर उपचुनाव में हुई वोटिंग परसेंटेज पर डालना जरूरी है। अगर पिछले चुनाव से उपचुनाव की तुलना करें तो कई बातें नई मालूम पड़ती हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में 63.88% मतदान हुआ, जबकि पिछले चुनाव में यहां मतदान प्रतिशत 76.90% था, यानी उपचुनाव में मतदान कम हुआ। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 78.14% वोटिंग हुई। वहीं 2018 में यहां पर 79.22% मतदान हुआ था। इसी तरह रैगांव सीट पर 69.01% वोटिंग हुई, तो 2018 में 74.53% मतदान हुआ था। बात करें जौबट सीट की तो इस बार यहाँ 53.30% मतदान हुआ। वहीं पिछली बार यहाँ पर 50.74% मतदान हुआ था, यानी इस बार यहाँ ज्यादा वोटिंग हुई है। इस बार जौबट सीट पर ही पहले से ज्यादा मतदान हुआ है, बाकी सभी सीटों पर पिछले के मुकाबले प्रतिशत कम है। तो इससे चुनाव के नतीजों के बारे में क्या अनुमान लगाएं? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीट मिलने का अनुमान है, लेकिन साथ में वो महंगाई को भी जोड़ना नहीं भूलते। अगर महंगाई मुद्दा बनी तो फिर उलटफेर भी हो सकता है। कुछ लोग जौबट में महिला वोटिंग को बढ़े हुए प्रतिशत की वजह मानते हैं। सारे सवालों और कयासों का जवाब 2 नवंबर को मिलने ही वाला है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है काउंटिंग का काउंटडाउन। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है दीपावली का भी, और दीपावली के ठीक 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में बाय इलेक्शंस के नतीजों का भी। तो किस पर फिंगर क्रॉस करेंगे आप? आपके दिमाग में भी यही सवाल होगा कि बीजेपी या कांग्रेस? तो निश्चित तौर पर दोनों ही टीमों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अच्छी टक्कर हुई है। और अंतिम समय में, जैसा आईपीएल में होता है जिसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन तो चिंताजनक है, लेकिन बीजेपी अंतिम ओवरों की बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और वो अच्छे फिनिशर की तरह, अगर मैच कमज़ोर भी दिखा है शुरू के आरंभिक ओवर्स में और मिडिल ओवर्स में, तो लास्ट के ओवर्स में बीजेपी एक अच्छे फिनिशर की तरह अपने उस चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन को भी जीत के नज़दीक पहुंचा देती है। क्या ऐसा इस बार भी होगा? सवाल है, लेकिन जवाब मिल जाएगा हमको एक दिन बाद, यानी मंगलवार को। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें से अगर आप देखें, गणित निकालें, तो 2 सीटें कांग्रेस के प्रभाव की हैं और 2 सीटें आप कह सकते हैं रफली कि बीजेपी के प्रभाव की हैं। खंडवा और रैगांव की बात करें तो बीजेपी का होल्ड, और अगर जौबट की बात करें और बात करें पृथ्वीपुर और रैगांव, पृथ्वीपुर और जौबट जो है वो कांग्रेस के प्रभाव की सीट्स हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि बीजेपी ने इस बार पृथ्वीपुर को भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और जौबट को भी बनाया। जौबट को इसलिए क्योंकि वो ट्राइबल डोमिनेटेड सीट है, और पृथ्वीपुर इसलिए कि वो सीट अगर कांग्रेस से छीनने में कामयाब हुई बीजेपी, तो कहने के लिए बहुत कुछ उसके पास होगा। कांग्रेस की निर्भरता मुख्य रूप से रही है प्रत्याशियों के चयन को लेकर कि हमने अच्छे प्रत्याशी दिए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात वो जनता के रुख पर बहुत हद तक निर्भर रही, क्योंकि ये ऐसा करना शायद उसका कंपल्शन भी था, क्योंकि उसके पास न बीजेपी की तरह मजबूत संगठन है
और न ही उस तरह की पेस बैटरी है, यानी एक ताकतवर नेताओं का समूह जिस तरह से बीजेपी यूज़ करती है वो भी कांग्रेस के पास नहीं है। तो जनता के रुख पर निर्भर रही काफ़ी हद तक कांग्रेस, और बीजेपी अंतिम समय में नाराज़गियों को दूर करते हुए विद इन दी पार्टी, आउटसाइड दी पार्टी, वो चलती रही और कोशिश करती रही कि वो इन उपचुनाव में चारों सीटों में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ सामने आए। क्या होगा ये हमें बाद में पता चलेगा। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में है दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी के और काफ़ी मुखर होकर अपनी बात रखने वाले एक युवा नेता बीजेपी के। अब्बास हफीज़ साहब हैं, तुर्की ब तुर्की उसी शैली के युवा राजनेता हैं, जो आक्रामक भी हैं, डिफेंसिव भी हैं और तर्कों और तथ्यों से लैस होने की कोशिश भी करते हैं, जैसा उनके युवा साथी रजनीश अग्रवाल जी बराबर करते हैं। मनोज सैनी है हमारे साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर, जिन्होंने काफ़ी कवर किया जोबट से लेकर पृथ्वीपुर, रैगांव और खंडवा, सब तरफ उनका जाना हुआ। सबसे पहली टिप्पणी मैं मनोज की इसलिए लूँगा क्योंकि वो मैदान पर तैनात रहे हैं, फिर मैं दिनेश जी की तरफ आऊँगा। मनोज, किस तरह से देखते हैं आप, अब हम नतीजों के मुहाने पर खड़े हैं और इस बार का चुनाव हमने ऐसा देखा कि किसी भी राजनीतिक दल ने, और रूलिंग पार्टी ने तो उसको इतनी गंभीरता से लिया कि कई बार हमें भ्रम हुआ कि ये क्या वाकई 4 सीटों का उपचुनाव है। यानी बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ती है इसका एक बहुत साफ मंजर भी हमें देखने को मिला। अब जबकि हम इंतज़ार कर रहे हैं नतीजों का, क्या देखते हैं आप, दोनों खेमों में क्या सुगबुगाहट है? देखिए, जैसा आपने देखा शरद जी, दावे दोनों के अपने अपने हैं और होता भी है। जब कोई रिजल्ट आना होता है या किसी मैदान में होते हैं तो दोनों ही कप्तान कहते हैं कि टीम हमारी जीतेगी, लेकिन जहां हम मैदान में पहुंचते हैं तो फिर चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम तरह की चीज़ें जो दमों में गलतियां की थी उसको सुधारने का प्रयास किया है, संगठन ने भी और सत्ता ने भी। और चाहे मुख्यमंत्री जी की बात करें या बी डी शर्मा जी की बात करें, दोनों में ये दिखाई भी दिया, बल्कि अन्य जो कार्यकर्ता या अन्य जो नेता थे उसमें अलग अलग जगह जो तैनाती थी वो इस बात पर असर डालती हुई दिखाई दी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पर शायद अभी तक ध्यान नहीं गया है, जैसा मैंने समझा फील्ड में, और उसका जिक्र भी अभी तक नहीं किया, कि ये सबसे पहला ऐसा चुनाव था जब सेकेंड लहर के बाद हुआ था और ऐसा लगा था कि कोविड का मुद्दा जो कांग्रेस ने ऊपर लिया था वो कहीं मंच से मुझे सुनाई नहीं दिया। यानी मंच से चाहे कमलनाथ जी जैसे सीनियर लीडर की बात करें, वो इस चीज़ को समझ रहे थे, और जब जनता से भी बात कर रहे थे तो किसी ने कोविड का जिक्र नहीं किया। तो बड़ी ही चतुराई से भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के मुद्दे को कोविड से ढक दिया, और जो कोविड का मुद्दा था वो कहीं गायब हो गया। वो महंगाई की चर्चा बनी रही और महंगाई को कांग्रेस उस स्तर तक जनता तक ले जा नहीं पाई जैसा दिखाई दे रहा। तो मुझे लगता है कि हम रैगांव की यदि बात करते तो वहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी विषम हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पृथ्वीपुर में अंतिम दौर में जो जैसा हमने फील्ड पर जाकर देखा, बीजेपी ने बहुत अच्छा वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस किया है, तो नेक टू नेक नज़र आया है। लेकिन जोबट चूँकि महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है और वहाँ से सुलोचना रावत का एक अच्छा महिलाओं के बीच में वर्चस्वी है और सीधे तौर पर बड़ी सज्जन महिला के रूप में उनको जाना जाता है, उस परिवार को भी, तो हमें लगता है उसका लाभ बीजेपी को कहीं मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में जो 8 विधानसभा आती है और 8 विधानसभा में मैं पहुंचा हूं, लोगों से बात की है, तो मुझे लगता है वहां थोड़ा सा वोटा परसेंटेज कम भी हुआ है। और अब ये किस तरफ जाएगा, पर इतना तय है कि जीत और हार का अंतर काफ़ी कम नज़र आने वाला है। जैसा पिछली दफ़ा 2,70,000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से जीत हासिल की थी, तो हमें लगता है कि इसका लाभ किसको मिलेगा, पर जीत हार का अंतर कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मैदान में ये दिखाई देता है। पर महंगाई का मुद्दा जिस तरह से कांग्रेस को जनता के बीच में लेकर जाना चाहिए था, कांग्रेस की तरफ से जब जनता से बात कर रहे थे, वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा कम नजर आया। अब जनता के मन में क्या, हमें और आपको सबको इंतजार। आपके विश्लेषण का सिरा बीजेपी को कुछ अधिक नंबर देता हुआ प्रतीत होता है। अब ये वक्त बताएगा कि क्या बीजेपी वाकई अधिक नंबर लेकर आगे बढ़ती है, किस तरह की सिचुएशन बनती है। दिनेश जी, आप किस तरह देखते हैं? आपने फील्ड में जाने वाले मनोज जी की भी बात सुनी, आप राजधानी में बैठकर जिस तरह से विश्लेषण तमाम, क्योंकि बहुत गहरा अनुभव है आपका, राजनीति के धारा के कई मोड़ों से आप बखूबी वाकिफ़ रहे हैं, किस तरह देखते हैं इन उपचुनावों को? इसके महत्व पर मैं दूसरे चरण में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आपका अपना आकलन क्या कहता है? देखिए शरद जी, इलेक्शन तो निश्चित तौर पर जब बहुत महत्वपूर्ण होता है कोई भी, और हर राजनीतिक दल लेता है। आप देखिए जो पिछले साल भी हम 28 सीटों का जब उपचुनाव हो रहा था तो इसी तरह से चर्चा के लिए एकत्रित हुए थे,
उससे थोड़े से ये अलग हैं इस बार के जो चुनाव हैं, क्योंकि इस चुनाव में वोटर को ये पता है कि सरकार का बहुत ज़्यादा इसका कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। और यही आप देखोगे कि कांग्रेस का जो कैंपेन है वो उस तरह से नहीं था जैसे हमने 28 सीटों के चुनाव पर देखा था जी। जबकि भारतीय जनता पार्टी इसको रीजन के हिसाब से चुनाव लड़ रही थी कि आप जो अलग अलग, क्योंकि अब केवल एक ग्वालियर चंबल के क्षेत्र को आप हटा दें तो बुंदेलखंड में भी है, बिंद में भी चुनाव है, निमाड़ मालवा में भी चुनाव हो रहा है। तो उस लिहाज से 2018 के हिसाब से जब आप देखेंगे तो इन इलाकों में केवल एक बिंद ऐसा इलाका था जब भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ बनी थी। तो अब उसे यदि अपने आप को वहाँ वापसी करना है, कि स्ट्रॉन्ग वापसी करना है, तो ये एक शुरुआती जो है एक उपचुनाव है जो मैदान पर वो तैयारी करने के लिए लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो शिवराज सिंह जी की जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को वहाँ पोजीशन किया, वो एक जो है दमदार वापसी वहाँ उन क्षेत्रों में चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से 2018 में किसी कारणों से छूट गए थे। और एंटी इनकम्बेंसी जो है वो उसको भी वो उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, क्योंकि जो सरकार में होता है वो सामान्यतः एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होता है। तो उसको रोकने के लिए भी जिस तरह से उन्होंने अपनी जो एक सिंपल सा अर्थमेटिक लगाने की कोशिश की कुछ क्षेत्रों में, जो जैसे कहते हैं ना कि उम्मीदवार को लेके या कास्ट कॉम्बिनेशन को लेके, वो उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया जिसमें सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हों। तो आपके विश्लेषण का सिरा भी बीजेपी की रणनीति को कांग्रेस की तुलना में कुछ अधिक नंबर देता हुआ प्रतीत होता है। चलिए, तो दोनों जो एग्जामिनर हैं परीक्षा के, जो राजनीतिक परीक्षा ये है कांग्रेस और बीजेपी की, उसमें बीजेपी की तरफ इस मायने में ये चीज़ें जाती हुई अभी दिखती हैं। नतीजे बताएंगे ये कितनी परफेक्ट है। बहरहाल अब्बास हफीज़ साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आज की तारीख के अंदर मत जो हैं वो बंद हैं और कल वो खुल भी जाएंगे जी। आज यहाँ पर इस तरह की बात तो हम करेंगे नहीं, प्रचार की जो होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इनके साथ खड़ी नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दे जो हैं वो चुनाव जीतने के लिए नहीं है शरद। हमारे लिए मुद्दे ये निरंतर हैं, चुनाव जीते हारे, बहुत चुनाव देखे कांग्रेस पार्टी ने, सरकारें आती जाती देखी, लेकिन जनता के मुद्दे उठाना हमारा काम है, जनता को न्याय दिलाना काम है। मनोज जी ने कहा कोविड को लेकर हम शायद इतना ज़्यादा मुकर नहीं हुए, या बिल्कुल नहीं हुए उनकी बात से, जबकि कमलनाथ जी ने हर मंच से कहा कि कोविड का मुआवजा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसको दिलाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। चुनाव के बाद भी हम कर रहे हैं। कोविड का मुआवजा किसी को नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो जनता को खुद देख रही है, जनता को एहसास है इन बातों का। महंगाई अपने आप में एक मुद्दा था, उसे उठाना क्या है, महंगाई तो जनता हर वर्ग पीड़ित है उससे, वो तो अपने आप उठा हुआ था। तो ये चुनाव जो हुआ है ये आप देख लेंगे, जबकि ऐसा चुनाव सत्ताधारी दल ने ना कभी लड़ा ना कभी लड़ सकते। जिस तरह का हमने मैदान के अंदर देखे हालात, वो तो लोकतंत्र में खुलेआम मजाक था, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत ही आश्वस्त हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। कल आप देखेंगे परिणामों के अंदर उसका असर भी दिखेगा। कोई दावा आपका सीटों को लेकर? देखिए, ईमानदारी से अगर कही जाए तो चारों सीटों पर हमारा दावा है, लेकिन जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है तो वो एक आगे की चीज है। बड़ा रणनीतिक है कि ईमानदारी हुई तो चारों हमारी, और डैश 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 हुई तो चारों गई। नहीं जी जी, जनता ने जिस हिसाब से वोटिंग करी है तो चारों तो कभी नहीं जा सकती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी की बात है तो चारों हमारी हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग के बावजूद भी हमारे साथ जनता खड़ी है। बीजेपी को भी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं कि कल का मंजर बहुत दिलचस्प हो आप दोनों के लिए, और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। ऐसा भी कुछ हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं। देखते हैं रजनी जी। देखिए, चारों जो चुनाव हैं खंडवा लोकसभा और तीनों विधानसभाओं के, और ये आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जोबट बाई नेचर तासीर के मुताबिक कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। 2003 और 2013 में मात्र हम जीते हैं। 3 की लहर और 13 के समीकरण ने हमें जिताया है। लेकिन इस बार हम केवल राजनीतिक पंडितों की बात माने तो जोबट, केवल उनकी बात कहे तो हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मैं भाजपा की भाषा में बोलूं तो मैं जीत रहा हूं, मतलब भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीत रही है। तो ये बड़ी उपलब्धि है आज की तारीख में। कल तो परिणाम होंगे ही। वो वैसा ही पृथ्वी पर 2008 में परिसीमन में नई सीट बनी, आकार लिया, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी वहां उतनी मजबूत कभी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। वहां के जो कास्ट कंपोजिशन है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि एक प्रकार के अकादमिक मुद्दे होते हैं जो लिखने पढ़ने बोलने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं करते, उससे वोट नहीं डलते। पर हाँ, हर बार आप कुछ लिखोगे तो उनके जिक्र होंगे,
कुछ बोलोगे तो उनके जिक्र होंगे। जिस प्रकार की बात अभी सैनी जी और अब्बास भाई कर रहे थे, तो कई प्रकार के ऐसे होते, लेकिन जमीन पर नहीं होते। तो कई प्रकार की चीजें जो जमीन पर होती हैं, जो लोगों के बीच में होती हैं, जिनका उनका दैनिक व्यवहार होता है, मुद्दे वही होते हैं और वही चुनाव का परिणाम सिद्ध करते हैं। तो पृथ्वीपुर में भी वो मुद्दे रहे और इसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी जीतने की कगार पर है। रेगांव विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, कई बार हम वहां चुनाव जीते हैं, लंबे समय चुनाव जीते हैं और माहौल भी वैसा रहा और इस बार भी हम जीतने के लिए तैयार हैं। मतलब मतदाताओं का जो प्रतिशत देखा जाए, जो हमारे फीडबैक देखा जाए, तो जीतने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कहता हूं कि दो प्रकार के मुद्दे वहां हैं। एक जो व्यवहार में काम कर रहे थे, आप यकीन मानिए, आप मनोज जी से भी पूछिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना, निःशुल्क अन्न, ये बड़े मुद्दा रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा काम किए हैं कि मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्लस योजना, आऊंगा तो वो वहां काम किए हैं, लोगों में आशा जगी है। पक्का मकान पीढ़ियों से कभी नहीं रहा। वो आज मैं प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन ये मुद्दे कारगर रहे हैं। कई लोग जो फील्ड में जाके बात करते हैं, जो किसी पार्टी के नहीं होते, उनको इस बारे में उत्तर मिलते हैं। अब सीधे खाते में डालना, किसान सम्मान निधि का पैसा, जिनका छोटी छोटी जोत के जो किसान हैं, जिनकी उपज उतनी नहीं होती, उनके खाते में सीधा पैसा आ रहा है, ना कोई दलाली, ना कोई कमीशन, उसका लाभ भी मिला है। तो ये खातों में पैसा जाना और ये जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो या स्वराज सरकार की हो मध्य प्रदेश की, उसका लाभ, ये मुद्दा रहे हैं। और यही कारण है कि 8 सीटें खंडवा लोकसभा की और 3 ये। आज भारतीय जनता पार्टी प्लस में ना केवल अपने को वापस कर रही है उन क्षेत्रों में जहां पहले जीती थी, बल्कि हम कांग्रेस से छीन भी रहे हैं। तो आपका दावा 4 सीटों पर है? 4 सीटों पर है, 4 सीटों। और अच्छा हैंडसम जीत, बड़ा दावा है ये, इस पर भी निगाह रखिएगा जी। अब्बास साहब आपको जोड़ना जी जरूर हैंडसम है, लेकिन जीत हैंडसम नहीं होने वाली है इनकी। सबसे बड़ी बात यह है, कास्ट कॉम्पोजिशन, कास्ट इक्वेशन की बात करी पृथ्वीपुर को लेकर। पृथ्वीपुर के अंदर कास्ट इक्वेशन जमाने के चक्कर के अंदर बाहर का प्रत्याशी ले आए, एक ऐसी राजनीतिक दल का प्रत्याशी ले आए, उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी ले आए, ताकि उसका 40,000 जो वोट दिख रहा था वो मिल जाए। लेकिन उससे अपना आपका कार्यकर्ता इनके चौथे नंबर पर आए थे, ये तो पार्टी का अगर वोट वहां देखा जाए, तो उससे इनका कार्यकर्ता खुद उदास हो गया। और वो जो कार्यकर्ता जो समझते थे ये जो आएगा वो डिवाइड है, तो एक अलग चीज है। और वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनके कास्ट इक्वेशन वहां पे सुधर नहीं पाई। अगर आप रेगांव की बात करें, तो जो इन्होंने जोबट ने बात कही थी, ऐसे ही तासीर जो सीट की बताई गई, ऐसे रेगांव की भाजपा की तरफ झुकाव रहा। लेकिन वहां पर हम नेक टू नेक पॉलिटिकल पंडित्स के हिसाब से नेक टू नेक आ गए, फाइट में आ गए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जोबट तो आदिवासी बहुल क्षेत्र, 97% आदिवासी वहां ट्राइबल वोटर्स हैं हमारे, जो इनसे वैसे भी नाराज थे। तो बहुत से मुद्दे हैं। मनोज, ये बात हम बार बार सुनते हैं कि जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं बीते करीब 1.5-2 साल से बीजेपी में, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, कि जो भी आता है वही दिल में समा जाता है। न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। बड़ी लिबरल है बीजेपी, लेकिन ये कार्यकर्ता उदास है, ऐसा सुनते हैं हम। आप फील्ड में गए, क्या आपने कार्यकर्ता में कोई उदासी पाई? और जब कार्यकर्ता उदास है और फिर भी परफॉर्मेंस ऐसा हो जाता है, तो उसको अगर बीजेपी प्रसन्न कर दे, तब तो क्रांति हो जाएगी फिर। जी, क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ जो सीनियर कार्यकर्ता है, जो बखूबी लंबे समय से जुड़े रहे, उनके अंदर तो एक उदासी देखी है। लेकिन यूथ का जो कार्यकर्ता है, जब उससे बात होती है शरद जी, तो वो कहता है कि बीते 15 महीने में जो हमने देखा, 15 महीने जब सत्ता से बाहर हुए, तो वो भी हमने देखा, तो बेहतर है कि किसी भी तरह सरकार हमारी बनी रहे। अब सरकार जाना आना तो अपनी जगह था, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम जोबट की बात करें तो जोबट बहुत अलग तरह का एक वहाँ का समीकरणों को देखें, तो इसीलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ के लोगों ने इस बात को समझा। वो 1.5 साल का कार्यकाल रहा कांग्रेस का, उसको वो याद करते हैं, यूथ कार्यकर्ता, और यूथ को जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी अपने अलग। आप देखिएगा, इसी से एक छोटी सी मैं प्रतिक्रिया आपको देना चाहूंगा कि जहां सत्ता के लोग थे, वहां एक संगठन का व्यक्ति भी काम कर रहा था, और जहां जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। रंजीत जी, ये सवाल बार बार उठ रहा है, बार बार आता है सामने कि कार्यकर्ता को कुछ उसके तथाकथित रूप से मन के विरुद्ध भी उसकी भावनाओं को जैसा समझा जाना चाहिए। आप बीजेपी को जाहिर तौर पर सबसे बेहतर समझने वाले हम लोगों में से आप ही हैं जो यहाँ बैठे हैं। कैसे बीजेपी, अगर ये मान लीजिए कि काल्पनिक सवाल ही समझ लीजिए कि ऐसा है, तो बीजेपी की तैयारी पुख्ता है वहाँ भी एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी एड्रेस करने के लिए, उसके तन मन धन से उसके समर्पण को समझकर आगे के लिए आश्वस्त करने के लिए भी?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जो निर्णय लेते हैं वो भी सामान्य कार्यकर्ता से उठकर वहां पहुंचे हैं। कोई अवतरित लोग निर्णय नहीं करते इस प्रकार का। और चाहे वो पृथ्वीपुर के मामले में हो, जो पहले लोकसभा चुनाव के समय भाजपा में आए समाजवादी पार्टी से, या सुलोचना रावत जी जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आई, और ये सामान्य निर्णय नहीं है। इसका परिणाम आपको आने वाले जो चुनाव हैं 2023-24 के पहले भी जो छोटे बड़े चुनाव हैं उनमें भी देखने पड़े। हमें एक बृहत समाज के साथ में जोड़ना है, तो हमें कई स्थापित लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा जो अपनी पार्टी में सुखी नहीं है, लेकिन वो हमारी रीति नीति और नेतृत्व के साथ में खड़ा होना चाहते हैं, तो हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बृहत समाज हमें खड़ा करना है। हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क होते हुए भी वहां हम जीत इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो स्वीकार्यता जो आदिवासियों के बीच में चाहिए, जो विश्वास जगाने के लिए ललक हमारे अंदर है, वो व्यक्ति चाहिए, माध्यम चाहिए, वो बनाने के कारण हमने तय किए हैं। आयातित से लाएंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जहां जैसा दूसरी पार्टी से तोड़कर लाएंगे कि नहीं, बिल्कुल, देखिए हम बुरे हैं लेकिन आपके लिए ये अच्छे रहे हैं, करेंगे, इनको करेंगे, देखकर जहां वोट दे जैसी दीजिए। जरूरत आयातित होगी। प्रत्याशी 3 विधानसभाओं में 2 आयातित प्रत्याशी, यहाँ से ये भाजपा की ने- हालत हो गई। मैं इसीलिए कहता हूँ वैचारिक दिवालियापन है ये, कि आप अपने वैचारिक कार्यकर्ताओं को दिवालियापन तो छोड़कर नहीं है। और 3 विधानसभाओं में वैचारिक दूसरों को लाते हैं। वो दरी उठाने वाला कार्यकर्ता, बिल्कुल। वो कुर्सी लगाने वाला कार्यकर्ता, वो अपने घर जाएगा। आते तो और आपके क्या यहाँ भी करेगा? है अब्बास ये साहब। देखिए, एक बात समझना जी। पड़ेगी, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है जहां डिपार्टमेंटल प्रमोशन होंगे। जी आप चलिए भी चलिए कंपनी के हिसाब से ही काम किया जा रहा दिनेश जी, है। बहुत कम वक्त है मेरे पास, मुझे ये बताएं, रजनीश जी ने जो तर्क दिया है, आप उस पर आप क्या सोचते हैं? और बीजेपी का ये जो मैकेनिज्म है, क्या ये इतना कॉम्पिटेंट है कि ये कार्यकर्ता कई बार विक्षुब्ध तो होता है? और क्या आपको लगता है कि बहुत लंबे समय तक ये सिस्टम बीजेपी में जो है ये बहुत बिना किसी बेरोक टोक चल भी सकता है? या आपको लगता है कि एक संगठन की मजबूती की बात जो है, जो बीजेपी का एक बेहद मजबूत संगठन है, उसकी तरफ से कार्यकर्ताओं के लिए अलग से कुछ कार्यक्रम और उनके समन्वय और समझाने की प्रक्रिया का भी दरवाज़ा वो कुछ खुलना चाहिए और अधिक ताकत के साथ? देखिए शरद जी, रजनीश जी और अब्बास भाई दोनों एक बात पर सहमत हैं कि एकेडमिक मुद्दे अलग हैं और ज़मीनी मुद्दे अलग हैं। बिल्कुल सही। जैसे हमने सच्चाई है। सुलोचना रावत और पृथ्वीपुर के बीजेपी कैंडिडेट के बारे में दोनों ने अपना बताया कि क्या है। क्योंकि आप देखिए, जो आप ब्रॉड लेवल पर देखते हैं, बृहद लेवल पर जब हम देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भी सवाल होता है जब आपको चुनाव के वक्त किसी दूसरे दल के आदमी को लाना पड़ता है। तो आपको क्या मतलब उस ग्राउंड पर आप लगातार यदि पिछड़ रहे हैं, तो क्या आप लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए? क्या कारण थे? जो मध्य प्रदेश तो वो राज्य है ना जहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, और वहाँ आपको आयतित करना पड़े तो गंभीर होता है। आप ये देखिए कि वही झाबुआ में हम दिलीप सिंह भूरिया को भी पार्टी लेकर आई थी, इसी प्रयोग के तहत लाई थी कि शायद जो है हम यहाँ मजबूत हो जाए। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो आता है वो अपने साथ वोट बैंक तो लाता है। जो मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा था कि पार्टी ने सिंपल अर्थमेटिक लगाया कि सुलोचना रावत का बेटा यदि आम चुनाव में लड़ता है, उसको जो वोट मिलते हैं वो यदि भारतीय जनता पार्टी के वोट के साथ जुड़ जाएं, तो पृथ्वीपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के वोट यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएं तो हम जीत जाएंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपका संगठन का कोई वो देखेंगे कोई करिश्मा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो इसी बात को बताता है ना कहीं हमारे पास एक जो इन क्षेत्रों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत काम करने की जरूरत है। मैं बस एक बात कहूंगा, मैंने कहा कि नेतृत्व के साथ में जुड़ने की बात है। वाइब्रेंट नेटवर्क तो हमारे पास है, तभी तो हम चुनौती देने के लिए आज भी तैयार हुए। वो जो दोनों क्षेत्र, पृथ्वीपुर का मैंने वो जिक्र किया 8 के बाद में, और यहाँ 3-13 में जीते, बाकी तो नहीं जीते। और अगर हमें रणनीतिक तौर पर जीतने के लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेंगे तो लेंगे ना। चलिए, ये लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि कांग्रेस क्या अभी भी चुनावी समीकरणों को लेकर कुछ एकेडमिक तरीके से देखती है? क्या उसका नज़रिया अभी भी अकादमिक है कि ये चीज़ें ऐसी ही होंगी, महंगाई है तो जनता रिएक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। हम उसको मुद्दा अगर पूरी ताकत से नहीं भी बना पा रहे हैं तब भी जनता का रिएक्शन आएगा। बाहर से आने वाले मेहमान कांग्रेस के लिए फलीभूत, बीजेपी के लिए फलीभूत नहीं होंगे, उससे कार्यकर्ताओं में रिसेंटमेंट होगा। ये सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। बीजेपी ने एडजस्टमेंट किया है, जबकि वो कांग्रेस की तुलना में अधिक रिजर्व और कंजर्वेटिव पार्टी है इस मायने में। लेकिन जब वो खुल रही है और वो नए तौर तरीके तो मैं नहीं कहूँगा, चुनावी तौर तरीके अपना रही है, तो कांग्रेस को इससे क्यों झिझक है, या कांग्रेस का रिजर्वेशन इसको लेकर क्यों है? अगर ऐसा है तो, मैं नहीं कहता ऐसा है, ये विचार करना कांग्रेस का काम है। बहुत शुक्रिया रजनीश जी, शुक्रिया दिनेश जी, शुक्रिया अब्बास हफीज साहब। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और कल के नतीजे हमें बताएंगे
कि कौन बनता है सिकंदर और किसकी दिवाली होती है मंगलवार को मंगल। नमस्कार।